नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट में छत गिरने से हुए हादसे में 27 लोगों की मौत के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। दरअसल राज्य की बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। उधर कम मुआवजे को लेकर कुछ मृतकों के परिजनों ने प्रदर्शन भी किया था। आज योगी ने अपना चाबुक चलाया है। किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने चाबुक चलाया है, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। उन्होंने सख्त निर्देश वहां के जिला प्रशासन को जारी किए हैं। गाजियाबाद के जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यह कहा गया है कि जो अभियुक्त हैं उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। यह योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। आपको बताएं कि इस मामले में पहले ही जितने अभियुक्त हैं सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो नुकसान इस घटना में सरकारी धन का हुआ है उसकी भरपाई ठेकेदार से और जो अभियंता हैं, इंजीनियर हैं, उनसे की जाए। ये निर्देश योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है। मेरठ के मंडल आयुक्त एडीजी को जांच करके इस मामले में रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देश आज मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। और साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब आगे क्या होगा, आगे किस तरह से ये घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, ये भी फैसले किए गए हैं। लेकिन उससे पहले एक जो बड़ी मांग थी परिजनों की कि जो मुआवजा 2-2 लाख रुपए का दिया गया था यह पर्याप्त नहीं है, तो इसमें भी संशोधन किया गया है। अब मृतकों को की जो आश्रित थे उनके 10 आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला आज किया गया है। साथ ही जो प्रत्येक आवासहीन परिवार है उसे एक आवास देने की घोषणा भी की गई है। यह योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की ओर से फैसला किया गया है। और साथ ही यह भी आज निर्देश दिया गया कि जितने भी राज्य में सरकारी भवन हैं, जिसमें कि स्कूल हैं, अस्पताल हैं या फिर अन्य सरकारी कार्यालय हैं, उनका जिलाधीश यानी कलेक्टर और जो डिवीजन कमिश्नर हैं वो दौरा करेंगे, उनके क्या हालात हैं इसका जायजा लेंगे। अगर तो ये भवन जर्जर अवस्था में पाए गए तो फिर उन्हें ढहाने का भी फैसला करने की बात कही गई है मुख्यमंत्री की ओर से। यह कहा गया कि ऐसे भवनों को ढहा दिया जाए और दफ्तरों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। यह मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिया गया है। जो मुरादनगर की घटना हुई थी वो दिल दहला देने वाली घटना थी, जहां अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोगों के ऊपर छत गिरी थी। उस घटना पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जो हादसा बड़ा हुआ था, यह हादसा रविवार को हुआ था, जहां पर शमशान घाट में जो छत बनी हुई थी गैलरी में वो ढह गई थी और वहां पर जो बारिश से बचने के लिए लोग खड़े थे उनमें से कई लोगों की जान चली गई थी। ये बारिश से बचने के लिए लोग उन्होंने छत का आश्रय लिया था। बड़ी संख्या में लोग अचानक जब छत गिरी तो मलबे में दब गए थे और ये लोग अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए वहां गए थे। एनडीआरएफ की मदद से वहां पर घायलों को निकालने की कोशिश की गई थी। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग भी जो है घायल हुए हैं। 27 लोगों की इसमें मौत अभी तक हो चुकी है। तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना गंभीर ये मामला था। और इसमें मुराद नगर पालिका की जो ईओ हैं, अवर अभियंता हैं, सुपरवाइजर और ठेकेदार, इन्हें गिरफ्तार यूपी सरकार के निर्देश के बाद कर लिया गया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया था कि जो ठेकेदार, इसको ठेका क्यों दिया गया, जो निर्माण की गुणवत्ता थी उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई, क्यों ऐसा हुआ कि जो बालू है उसका इस्तेमाल किया गया, सीमेंट कम मिलाई गई और जिसके चलते घटिया निर्माण हुआ और ये दुर्घटना हुई, हादसा हुआ। तो ये पूरा मामला इस तरह से यहां सामने आया है। और आपको बताएं कि इसके बाद कई जो है गंभीर प्रश्न खड़े हो गए थे। इसमें जो ठेकेदार था वो लापता था, आज उसको गिरफ्तार किया गया है। क्या कहना है पुलिस अधिकारी का, आइए सुन लेते हैं। 4 लोगों को नामजद करते हुए एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी के क्रम में अगले ही दिन 4 तारीख की प्रातःकाल को 3 नामजद अभियुक्त, जिसमें सुपरवाइजर आशीष, जेई और वहां के अधिशासी जो अधिकारी हैं, इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। वहीं विवेचना प्रचलित करते हुए उचित धरपकड़ करते हुए 5 टीमें जो गठित की गई थी उनके द्वारा मुख्य ठेकेदार, जिसपे ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम कल शाम को रखा गया था, उसको भी देर रात्रि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। कमाल, आज योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से कहें कि चाबुक चलाया है, एनएसए लगाने का फैसला किया, निर्देश दिया गया है। यह भी कहा कि राज्य भर में जो जर्जर इमारतें हैं उनका निरीक्षण किया जाए, उनको तोड़ दिया जाए। लेकिन आपको लगता नहीं है कि यह बहुत ही देरी से उठाया गया कदम है? क्योंकि ये जो निर्माण कार्य हो रहा था शमशान घाट में, सबकी नजरों के सामने हो रहा था। जो निर्देश थे उनका पालन नहीं किया गया कि 50 लाख से ऊपर का निर्माण अगर कोई होता है तो उसका आपको जाकर निरीक्षण करना होता है, उसके बाद ही आप वो रकम जारी करते हैं।
तो इस मामले में ऐसा नहीं हुआ, तो एक के बाद एक कई लापरवाहियां इसमें सामने आई हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी लापरवाहियां इसमें शामिल मतलब सामने आई हैं और चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा नाराज हैं, खास करके एक ऐसी घटना कि जहां लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, किसी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हों और खुद उनकी अंतिम विदाई हो गई हो वहां पे। तो ये बहुत दर्दनाक है कि आप किसी की मिट्टी में शामिल होने के लिए उसकी शव यात्रा में जाएं और वहां से वापस ना आए। तो इससे बहुत ज्यादा बदनामी हो रही थी। उसकी वजह से सीएम ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं और उन्होंने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं। वहां के एडीजी और कमिश्नर को यह कहा गया है कि जांच करने के बाद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की जाएं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हालांकि मोटे तौर पे जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ पहले ही सरकार ने मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया और एनएसए लगाने की बात कह दी है। ऐसी कार्रवाई अगर होती है या बार बार ऐसी कार्रवाइयां होती रहें तो ये जो भ्रष्टाचार है इसको चेक करने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन है क्या कि बहुत सारी सरकारें आती हैं, बहुत सारे अच्छे मुख्यमंत्री आते हैं। योगी आदित्यनाथ की जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है उनकी इमेज बहुत साफ है, कोई उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और बेईमानी का आरोप नहीं लगता है, चाहे उनसे उनके विपक्षी राजनीतिक दल और मामलों में उनसे जो भी मतभेद रखते हों, लेकिन ऐसे आरोप उनके ऊपर नहीं लगते हैं। लेकिन एक आदमी के अच्छे होने से पूरा सिस्टम अच्छा नहीं होता है, यह हमने बहुत दफे देखा है। बहुत लेवल पे खामियां हैं और हर लेवल पे चेक करना उसको बहुत मुश्किल होता है। एक हादसा हो गया है, सीएम को बेइंतहा बुरा लगा कि अभी अभी बन के तैयार हुआ, करोड़ों रुपए की लागत से जो एक श्मशान घाट है वहां पे एक बिल्डिंग गिर जाती है और इतना बड़ा हादसा होता है, सरकार की बदनामी होती है। लेकिन अगर जांच करेंगे तो शायद ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत जगह हो रही होंगी जिनको चेक करने की जरूरत है। एक कहावत होती है कि आवा का आवा खराब है, तो इसको वो दूर कर मतलब ठीक करना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग काम है कि ऐसे सारे भ्रष्टाचार कैसे दूर हों। लेकिन कमाल, जब इस तरह की घटना होती है तभी क्यों नींद खुलती है? अगर उससे पहले से अगर आप ये सारी सावधानियां रखते। और दूसरा सवाल है एनएसए को लेकर के, तो क्या एनएसए एक ऐसा हथियार हो गया है कि जिसको आप जब चाहें तब इस्तेमाल कर दें? देखिए, ऐसा है कि वो तो एनएसए जो है वो बहुत तरह के लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत तरह के विवाद भी रहे हैं। अब ये क्या होता है कि डैमेज कंट्रोल का एक तरीका भी कई बार सरकार का होता है। कई बार विपक्षी दल कहते हैं कि बदला लेने के लिए सरकार बहुत सारे लोगों के ऊपर एनएसए लगा रही है, कई बार डैमेज कंट्रोल के लिए भी होता है। और चूंकि ये जो सिस्टम है वो सिस्टम भ्रष्टाचार उस सिस्टम का हिस्सा है और हर कोई जानता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात है या कोई जांच करने की बात नहीं है और इतने बड़े सिस्टम को चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। जी, शुक्रिया आपका कमाल, इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं वैक्सीन के युद्ध को लेकर के। जिस तरह से दो कंपनियों के बीच में कल तक ये युद्ध छिड़ता हुआ नजर आया था, उसके बाद एक तरह से युद्ध विराम किया गया है और एक साझा बयान जारी किया गया है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से। इसमें सीधे तौर पर एक स्पष्टीकरण देने की कोशिश की गई है ताकि जो संदेश गया कि दोनों कंपनियों में आपस में लड़ाई हो रही है, दूसरे की वैक्सीन को पानी बताया जा रहा है, उस पर ठंडा पानी डले और कम से कम दोनों ही पक्ष अपनी ओर से एक समझदारी का परिचय दें। तो ये साझा बयान जारी करके इस पूरे विवाद को खत्म करने की कोशिश एक तरह से की गई है। इसमें यह कहा गया है कि भारत और दुनिया में जो लोग हैं उनकी जान और उनकी रोजी रोटी को बचाना सबसे अहम है। हमारी लड़ाई तो बाद में भी होती रहेगी, लेकिन पहले हमें इन पर ध्यान देना होगा। ध्यान अब वैक्सीन बनाने पर, उसे सब तक पहुंचाने पर है, ये साझा बयान में कहा गया है। ये दोनों वो कंपनियां जिनको भारत ने मंजूरी दे दी है, इन्होंने कहा है कि वैक्सीन सबको मिले, ये देश और दुनिया के प्रति हमारा फर्ज है। तो ये फर्ज भी इनको अब याद आया है कि इनको क्या जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई है। तो ये साझा बयान के जरिए इस तरह की कोशिश की गई है। ये कह रहे हैं कि योजना के मुताबिक ही अपनी वैक्सीन के विकास पर हम काम कर रहे हैं, ये भी इसमें उन्होंने कहा है। और साथ ही कह रहे हैं कि देश और लोगों के लिए वैक्सीन की अहमियत का हमें पूरा एहसास है। तो ये साझा बयान की खास बातें हैं। जैसा हम आपको बता दें कि अभी कम से कम 10 दिन का वक्त और लग सकता है जब ये वैक्सीन का काम लगाने का काम भारत में शुरू किया जाए, लेकिन उससे पहले फिलहाल इन्होंने कहा है कि ये जो युद्ध चल रहा है इस पर हम फिलहाल इसको रोक देते हैं, क्योंकि हमारा काम बड़ा है, हमें लोगों की जान, उनकी रोजी रोटी बचानी है।
अब हम एक दूसरी बड़ी खबर की ओर जाते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो कि भारत आने वाले थे 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस परेड के वो मुख्य अतिथि थे। कुछ देर पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, उन्हें बताया, खेद जताया कि ब्रिटेन में जो हालात है कोरोना के, वो इस तरह से हो गए हैं कि अब वो 26 जनवरी को भारत नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से जो उनका दौरा था वो रद्द करने का फैसला उन्हें करना पड़ा है। हम जानते हैं कि ब्रिटेन में जो नया स्ट्रेन आया है कोरोना वायरस का, उसके चलते अचानक वहां पर मामलों में तेजी आई है। करीब करीब 50,000 मामले अब हर रोज आ रहे हैं और वहां पर एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि व्यापक लॉकडाउन करने का फैसला बोरिस जॉनसन ने किया है। तो जाहिर है कि ऐसे हालात नहीं थे कि वो अपने देश को छोड़ करके यहाँ गणतंत्र दिवस परेड में आ सकते थे। तो इस लिहाज से उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इस बार जो गणतंत्र दिवस परेड हो रही है उसमें नहीं आएंगे। पीएम मोदी को उन्होंने फोन करके अपना खेद जताया है। हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस बार जो गणतंत्र दिवस समारोह हो रहा है उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में जो कोरोना के हालात हैं उसके चलते उन्होंने ये अपना दौरा रद्द कर दिया। और इस बीच ये भी खबर आई है कि इस साल जो गणतंत्र दिवस परेड होने जा रही है उसका आकार पहले के वर्षों की तुलना में छोटा होगा, लोग भी कम आमंत्रित किए जाएंगे। कोविड का असर गणतंत्र दिवस के समारोह पर भी पड़ने जा रहा है। इस बार लाल किले तक नहीं जाएगी परेड, विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक ही जाएगी। पहले 8.2 किलोमीटर की परेड होती थी, इस बार 3.3 किलोमीटर की होगी। पहले हर दस्ते में 144 जवान होते थे, इस बार हर दस्ते में 96 होंगे। 2 गज की दूरी का भी ख्याल रखा जाएगा। 26 जनवरी की परेड आजाद हिंदुस्तान की एक परंपरा है जो कई दशकों से चली आ रही है और इसको इस समय कैंसिल करना बिल्कुल गलत बात होती। छोटे पैमाने पर यह परेड की जा रही है, ये एक तरीके से हिंदुस्तान का रिजॉल्व भी बता रही है। ये बता रही है कि पेंडेमिक हो या कोई भी विपदा आन पड़े, जो हमारी परंपरा है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और ये अच्छी बात है कि सारे प्रिकॉशंस लेते हुए हम इस परेड का आयोजन कर रहे हैं। इससे एक सोशल मैसेज भी जाता है कि हम कोई भी काम करें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और पूरे एहतियात बरत के ही काम करें। परेड में हिस्सा लेने वाले को टेस्ट के बाद अलग थलग रखा जाएगा। इसके लिए कोविड बबल बनाया गया है। परेड में दर्शक भी काफी कम होंगे। पहले 1,15,000 लोग परेड देखते थे, इस बार बस 25,000 लोगों की इजाजत होगी। पहले 32,000 टिकट बेचे जाते थे, इस बार 7,500 टिकट बेचे जाएंगे। इस बार परेड में छोटे बच्चे नहीं होंगे, 15 साल से ऊपर वाले ही हिस्सा ले पाएंगे। देखने वाले को भी मास्क पहन के आना होगा। कोरोना महामारी का असर जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ा है, तो गणतंत्र दिवस परेड भी इससे कैसे अछूती रह पाती। परेड तो प्रतीकात्मक हो सकती है, लेकिन इससे भी जरूरी यह है कि परेड को कोरोना संक्रमण से बचा कर रखा जाए ताकि इस दिन की गरिमा बरकरार रहे। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।